हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम भारत में बेरोजगारी के बारे में चर्चा करेंगे। हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की वर्तमान स्थिति क्या है। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने गरीबी के बारे में चर्चा की थी। उसके पहले मैंने आपको करंट ट्रेंड एंड चैलेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी हमने बताया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान प्रवृत्तियां और चुनौतियां क्या हैं। कोविड-19 के इन्फेक्शन के बाद भारत की और विश्व की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ा है, उस पर हमने लगभग 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बेरोजगारी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अगले वाली वीडियो में हम क्षेत्रीय असंतुलन रीजनल इम्बैलेंस की बात करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में जो भी लेटेस्ट डेटा हो सकता था वो हमने ऐड कर दिया गया है। तो आपको सबको प्रॉपर नोट्स बना के जो भी डेटा स्टैटिक्स है उसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, मतलब बेरोजगारी किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इट अकर्स व्हेन अ पर्सन हु इज एक्टिवली सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अनेबल टू फाइंड द वर्क। इसका मतलब है कि कोई सा भी व्यक्ति जो सक्रिय रूप से नौकरी ढूंढ रहा है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट टेल्स द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी, मतलब बेरोजगारी जो है किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके स्वास्थ्य को दर्शाता है। किसी भी गतिशील एक डायनेमिक अर्थव्यवस्था में लगातार रोजगार के नए नए अवसर पैदा होते हैं और जो लोग भी नौकरी करना चाहते हैं उनको उनकी एजुकेशन के हिसाब से लगातार जॉब उपलब्ध होते रहते हैं। लेकिन जब किसी भी कारण से, चाहे बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो, चाहे आपके पास एजुकेशनल जो स्किल्स है उसमें कुछ गड़बड़ी हो, जिसके कारण अगर ये गैप बहुत बढ़ जाता है, जब उपलब्ध रोजगार और आपके बीच में गैप बन जाता है जिससे आप वो नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अच्छे से याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि देश में रोजगार उपलब्ध नहीं है, नहीं, इसका मतलब लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि रोजगार तो उपलब्ध है लेकिन किसी भी कारण की वजह से, वो कारण हम समझेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं, आप वो रोजगार नहीं पा रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन नो एम्प्लॉयमेंट, इट मीन्स लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बात समझ में आ रही है आपको। इस तरीके से हम एक देश में एक परसेंटेज के रूप में एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, मतलब बेरोजगारी की दर क्या होती है, मतलब बेरोजगारी की दर क्या होती है। तो इसको निकाला जाता है कि देश में जो भी बेरोजगार लोग हैं डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इंटू 100 करते हैं आप, तो परसेंटेज में एक संख्या निकल के आती है जो बताती है कि देश में बेरोजगारी की दर क्या है, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयड पीपल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल इन द लेबर फोर्स। तो यहाँ पर टर्म समझने वाला निकल के आता है, वो है लेबर फोर्स क्या होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि लेबर फोर्स क्या होता है। तो वर्तमान में जब 2020 सितंबर की बात करें हम, तो लगभग बेरोजगारी की दर क्या है, 7% है। और पिछले कई महीनों में ये 30% तक पहुंच चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे वापस से जब लॉकडाउन ओपन हो रहा है, अनलॉक हो रहा है, तो धीरे धीरे लोग अपने कामों की तरफ लौट रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो घटती जा रही है। तो हिंदी में हम कहेंगे बेरोजगारी की दर को मतलब बेरोजगार श्रमिकों की कुल संख्या डिवाइड बाय कुल श्रम शक्ति। अब कुल श्रम शक्ति का मतलब क्या है, लेबर फोर्स, वो अभी हम समझेंगे। सितंबर में 7% बेरोजगारी की दर भारत में नोटिस की गई थी। तो सबसे पहले मैं आपको 2 चीजें बता दूं कि ये बेरोजगारी की दर देता कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एनएसएसओ होता है हमारे देश में, जिसको हिंदी में कहते हैं हम राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान, एनएसएसओ। ये आता है अपना मॉस्पी के अंदर, और मॉस्पी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा एक केंद्रीय मंत्रालय है। इसके अंडर में सीएसओ भी आता है, जिसकी निगरानी में पूरे देश में सर्वे होते हैं। और ये जब रोजगार का सर्वे करता है तो कुल जनसंख्या को 3 भागों में बांट देता है। कुल जो रोजगार में लोग होते हैं या बेरोजगार होते हैं उनको 3 भागों में बांट देता है। जो पहला भाग होता है ऐसे लोग जो वर्किंग में हैं, मतलब किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं, मतलब वर्किंग है मतलब क्या है, उनको रोजगार में है मतलब कार्यरत है। तो पहला ये देख लेता है कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपको चिन्हित कर देगा कि आप क्या हो, एम्प्लॉयड हो। दूसरे टाइप के लोगों को देखता है जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी करने के लिए तैयार है, ढूंढ रहे हैं या करने के लिए तैयार है, उनको अनएम्प्लॉयड कहा जाए क्योंकि वर्तमान में उनके पास रोजगार नहीं है। तो ये हो गया बेरोजगार लोग, ठीक है ना। और तीसरे होते हैं ऐसे लोग जो ना तो नौकरी ढूंढ रहे हैं, ना ही नौकरी के लिए अवेलेबल है, ना ही तैयार है कि आगे जाके नौकरी करेंगे। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको करने नहीं, जैसे घर की महिलाएं हैं, तो वो ऐसी उम्र में है कि चाहे तो नौकरी कर सकती हैं लेकिन ना वो ढूंढ रही हैं ना ही नौकरी करना चाहती हैं। तो पहली जो 2 कैटेगरी मिलके बनती हैं हमारी, वो लेबर फोर्स
दर्शाता है आपके देश की जनसंख्या को। तो आपको पता है कि 15 साल से जो छोटे लोग हैं ये लोग भी नौकरी के लिए गिने नहीं जाएंगे, और 60 साल से ऊपर हैं वो भी गिने नहीं जाएंगे। तो 15 से 60 साल के ऐसे लोग, 15 से 60 साल के बीच के ऐसे लोग जो या तो नौकरी में हैं या नौकरी करना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग मिलकर लेबर फोर्स बनाते हैं। तो किसी देश में लेबर फोर्स की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, वो ये दर्शाता है कि उस देश में अधिकतम जनसंख्या या तो काम कर रही है या फिर काम करना चाहती है, मतलब अच्छी स्थिति को दर्शाता है, ठीक है ना। तो और तीसरे इन लोग, बस इसमें ऐसे लोग को काउंट नहीं करता जो नौकरी न ढूंढ रहे हैं न करना चाहते, जैसे कि महिलाएं। तो हमारे देश में लगभग ये 42% बना रहता है, वर्तमान में लगभग 40% ये है, मतलब कुल वर्किंग पॉपुलेशन जो 15 से 60 के 20 साल की है उसके लगभग 40% लोग ऐसे हैं या तो नौकरी कर रहे हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं। तो ये दो कैटेगरी होती है, इनको मिलके हम श्रम बल कहते हैं। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ये दो कैटेगरी मिलकर श्रम बल बनाते हैं। इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनके पास या तो नौकरी होती है या फिर नौकरी नहीं है, तो वो बेरोजगार हैं लेकिन नौकरी करना चाहते हैं। तो इसमें बेरोजगार प्लस रोजगार में जो है वो मिलकर श्रम बल का निर्माण कहते हैं। तो इसको हम डेफिनेशन से समझें तो इसको कहेंगे हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप कई बार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो LFPR इसको कहा जाता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। तो ये डिफाइन करता है ऐसे सेक्शन को जो वर्किंग पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी विच इज करंटली एम्प्लॉयड और सीकिंग अनएम्प्लॉयमेंट, या तो रोजगार में है या फिर रोजगार ढूंढ रहे हैं। वर्तमान में फरवरी 2019 तक लगभग ये 42% पॉपुलेशन ये थी, और 2020 तक भी आपको कहूं तो लगभग आपको 41 से 40% के बीच में मिलेगा। मतलब लॉकडाउन पहला ऐसा टाइम था जब लगभग 42% से नीचे ये चला गया। और ऐसा कहा जाता है कि लॉकडाउन के टाइम पर लगभग 12 करोड़ लोगों ने रोजगार अपना चला गया, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। तो ये श्रम बल भागीदारी दर कहलाती है, जो लगभग 42% के आसपास थी बनी रहती है। मतलब कुल पॉपुलेशन की जो 15 से 60 साल के बीच में है उसके लगभग 42% लोग ऐसे हैं जो या तो रोजगार में हैं या फिर रोजगार ढूंढ रहे हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बेरोजगारी के क्या क्या प्रकार होते हैं, इसकी क्या क्या प्रकार होते हैं बेरोजगारी के, ठीक है ना। तो पहला जो प्रमुख प्रकार होता है जो किसी भी ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ कृषि संपन्न होते हैं जो देश, उनमें ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा फिनोमेना है वेयर मोर पीपल एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। इसको आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, समझो आप कि एक परिवार में देखो 5 लोग हैं, और 5 लोग जो एक परिवार है इनके पास 5 एकड़ जमीन है, और ये 5 लोग मिलकर 5 एकड़ जमीन पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस 5 एकड़ जमीन पर 2 लोग भी मिलकर काम कर सकते हैं, मतलब जो 3 लोग हैं उनको डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में माना जाएगा, मतलब ये भी उनको भी बेरोजगार ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो इनको पूछे तो ये कहेंगे कि हम तो खेती करते हैं 5 लोग, लेकिन वास्तव में जरूरत कितने लोगों की थी? 2 लोग की थी। तो 3 लोग जो है इसमें ये बेरोजगार माने जाएंगे। इसको कहा जाता है छुपी हुई बेरोजगारी, मतलब दिख नहीं रहा है लेकिन छुपे हुए बेरोजगार ही हैं। अगर ये 2 लोग ही मिलकर खेती करते तो 3 लोग कोई और रोजगार करते, लेकिन ये रोजगार नहीं कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहेंगे। तो इट इज प्राइमरली ट्रेस्ड इन द एग्रीकल्चर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जो भी असंगठित क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, वो या फिर जो भी कृषि वाले क्षेत्र होते हैं असंगठित, जहां पर रेगुलर सैलरी नहीं आती है, वो उनमें ये प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत में ये बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि भारत एक कृषि संपन्न देश है और परिवार जो है मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर होते हैं। दूसरा होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर बारिश वाले सीजन में वो फसल नहीं उगा पाते हैं। वो केवल एक ही रबी की फसल जो है या खरीफ की फसल में से कोई एक ही उगा पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बारिश के समय पर सोयाबीन जनरली खराब हो जाता है। तो ऐसे बेरोजगार होते हैं, मौसमों पर निर्भर होते हैं। ऐसे बहुत सारे देश भी हैं, जैसे आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, या फिर डेनमार्क है या स्वीडन है। यहाँ पर ठंड के समय में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि बर्फ जम जाती है, तो वो वाले सीजन में खेती नहीं करते थे, गर्मी वाले सीजन में खेती करते हैं। तो मौसमी बेरोजगारी भी बहुत सारे देशों में पाई जाती है। तो जिस भी सीजन में वो काम नहीं होते तो बहुत सारे जो मजदूर जो खेतियों में काम करते थे उनके पास एक साल भर जो है उस मौसम में काम नहीं होता है। तो 6 महीने उनके पास काम होता है, 6 महीने नहीं होता, तो उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। तीसरा प्रकार होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये कब पैदा होती है? संरचना में ही कुछ प्रॉब्लम है, मतलब स्ट्रक्चर में ही कोई दिक्कत है कि भाई मैंने जो सपोज कि मैंने एक डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है ना,
मैंने डिप्लोमा किया हुआ है जो है वो किया हुआ है इंजीनियरिंग में, ठीक है ना, और मैं करना चाह रहा हूँ खेती, और मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो मेरे जो उपलब्ध रोजगार है और मेरा जो कौशल है इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है, और इस बहुत बड़े अंतर के कारण मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे जिस चीज़ का नॉलेज है, या फिर किसी ना समझो कि आप कि इसने इंजीनियरिंग में मान लो इलेक्ट्रिकल में इसने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है और मैकेनिकल की वैकेंसी है बहुत ज़्यादा, तो ये जो इंजीनियरिंग की डिग्री और ये जो उपलब्ध रोजगार है इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि मेरे पास जो स्किल है उसका यहाँ कोई उपयोग ही नहीं है। तो इसके कारण जो है बेरोजगारी उत्पन्न होती है, इसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोग रोजगार उपलब्ध करना चाहते हैं, लेकिन ना उनके पास वैसा एजुकेशन है, ना स्किल है, ना वैसी ट्रेनिंग मिली है कि वो रोजगार कर सकते हैं। सपोज कि आपने हिंदी मीडियम स्कूल से आप पढ़े हुए हैं और आप एक शहर में रोजगार प्राप्त करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सपोज आपको कोई अटेंडेंट बनने का जॉब मिलता है, लेकिन उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो आप जो कौशल आपके पास है और जो उपलब्ध नौकरी है, इसके बीच में अंतर है, इसको हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है ना। अगला होता है चक्रीय बेरोजगारी। जैसे नाम से ही पता चलता है चक्र चल रहा है, उस व्यवसाय के चक्र में क्या होता है कि जो भी पूंजीगत अर्थव्यवस्था वाले देश होते हैं, जैसे कि अमेरिका है, तो वहाँ एक कैपिटलिस्ट नेशन है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एकदम से एक सीजन ऐसा आता है जब शेयर मार्केट वगैरह बहुत ऊपर उठते हैं, तो अचानक से जॉब वगैरह जनरेट होती है, नई नई जॉब क्रिएट होती हैं। और एक समय आता है मंदी का, ठीक है ना, जब अचानक से इकोनॉमिक एक्टिविटी घट जाती है और रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, तो वहाँ पर मंदी हो जाती है। तो ऐसा चक्र चलता रहता है। तो ये पूंजीपति जो देश होते हैं, कैपिटलिस्ट नेशन होते हैं, वहाँ की ये खासियत होती है कि अप एंड डाउन वहाँ चलता रहता है। तो एक सीजन में रोजगार बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी करते हैं। और जब यही खेती में होता है तो उसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, जो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था। इसके बाद होता है टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी। ये नई एडवांस्ड बेरोजगारी है। इसमें क्या होता है कि प्रौद्योगिकी में बदलाव हो रहा है। तो आपको पता है कि सपोज पहले मान लो कि आपको सीडी प्लेयर वगैरह का आप काम करते थे, सीडी प्लेयर वगैरह बहुत सारे लोग रखते थे दुकानों में, सीडी प्लेयर वगैरह या कैसेट वगैरह होती थी, तो उनका म्यूजिक वगैरह की दुकानें खोलते थे। लेकिन अब जो है टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से बदल गई, अब तो कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है ना। अब जो डीवीडी प्लेयर्स वगैरह थे वो आउटडेटेड हो गए, कोई उपलब्ध नहीं है। तो पहले जो ये सीडी प्लेयर या कैसेट या डीवीडी प्लेयर वगैरह बेचने का काम करते थे, ये टेक्नोलॉजी बदलने के कारण अब क्या होगा, ये बेरोजगार होगा, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह उनको आता नहीं है। इस प्रकार की चीजें जब टेक्नोलॉजी बदल जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, उसको टेक्नोलॉजिकल बेरोजगारी कहते हैं। मतलब प्रौद्योगिकी बदलाव के कारण ये बेरोजगारी उत्पन्न हुई है। अगला होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब घर्षण बेरोजगारी, इसको हम कहते हैं। तो घर्षण क्या होता है, हमेशा दो चीजों के बीच में होता है। घर्षण किसमें होता है, दो चीजों के बीच में होता है। तो सपोज आप एक नौकरी में थे और यहाँ नौकरी से आपने रिजाइन कर दिया 1 जनवरी को, ठीक है ना, और दूसरी नौकरी का आपने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने बोला आपको कि आपकी ज्वाइनिंग होगी 1 अप्रैल से। कब से होगी ज्वाइनिंग, 1 अप्रैल से। तो 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक लगभग 4 महीने आप कैसे रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। भले ही आपके पास दूसरी नौकरी है, लेकिन 4 महीने क्या रहेंगे, बेरोजगार रहेंगे। तो दो अवसरों के बीच में जो खाली समय है, जब आप रोजगार नहीं है जब आपके पास, तो इसको हम क्या कहेंगे, घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि घर्षण हमेशा, फ्रिक्शन कहाँ होता है, हमेशा टू सरफेस में होता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम, इसको सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, कि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि नौकरी ढूंढ रहे हो आप, या आपने रिजाइन कर दिया लेकिन आपके पास दूसरी नौकरी नहीं है अभी, तो आपको ढूंढने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। तो 6 महीने का जो टाइम है उसको हम फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। व्हेन इंडिविजुअल इज सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और इज स्विचिंग बिटवीन द जॉब्स, ठीक है। अगला होता है भेद्य बेरोजगारी, या इसको कहते हैं हम वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, पीपल आर एम्प्लॉयड बट इनफॉर्मली। देखो, जो भी फॉर्मल जॉब्स होती हैं, उन जब फॉर्मल जॉब्स को आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक फिक्स डेट होती है जिसमें आपकी सैलरी आती है। एक फिक्स डेट में सैलरी आती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, आपको दूसरे बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना। आपको एक नौकरी आपको निकालते या छोड़ते टाइम एक नोटिस पीरियड डिफाइन किया जाता है, आपको सारी शर्तें साइन करनी जाती हैं। तो ऐसी जॉब की कंडीशंस होती हैं। लेकिन बहुत सारे जॉब ऐसे होते हैं, आप देखें जो आज भी, कि ये फॉर्मल कुछ भी चीज़ नहीं कराई जाती है। जैसे सपोज आप किसी कोचिंग में देखें तो एक रिसेप्शनिस्ट बैठे होते हैं बाहर,
ठीक है ना, एक कुर्सी पे बाहर बैठे होते हैं, तो उनको ये सब सुविधाएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। उनको जॉब सैलरी के लिए बोलना पड़ता है कि सर 2 महीने सैलरी नहीं दी, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि निकालते टाइम कभी भी निकाल सकते हैं, कल से मत आना, हिसाब कर लो। तो ये जो है ये भेद्य बेरोजगारी कहलाती है। मतलब लोग नियोजित तो हैं लेकिन अनौपचारिक रूप से हैं, मतलब उचित नौकरी, कोई अनुबंध नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि नौकरी है कि नहीं है। क्योंकि आप फॉर्मली किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां से साइन करवाया जाता है कि आप नौकरी छोड़ेंगे तो 3 महीने का नोटिस पीरियड आपको देना पड़ेगा, ताकि कंपनी आपकी जगह किसी और को हायर कर सके। और आपको पूरा प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, सही टाइम पे सैलरी आती है, आपको हाउस अलाउंसेस मिलता है, आपको ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है, सब सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सुविधाएं नहीं मिलती, तो वो लोग जॉब में तो होते हैं लेकिन अनौपचारिक रूप से होते हैं, इनफॉर्मल रूप से होते हैं। तो भारत में अधिकतर जो जॉब है ऑर्गेनाइज सेक्टर के, वो सारे के सारे वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आते हैं। तो ये सारे प्रकार आपको याद रखने। एक बड़ा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि कितने प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, इसके टाइप पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो आप ये जो आपको जो 3 और 5 जो 7 प्रकार बताए, इस 7 प्रकार के बारे में आपको याद रखना है। कुछ डेटा से आपको बाद में समझाऊं। 2020 का लेटेस्ट डेटा है, तो यहाँ जो कॉलम है ये बता रहा है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है ना, परसेंटेज में, मतलब कितने लोग या तो जॉब में हैं या फिर नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो ये परसेंटेज आप देखेंगे कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का है, तो 42, 41, अप्रैल वगैरह में देखिए एकदम से घट गया। और देखो और जो लाल पॉइंट वाला पॉइंट दिखा रहा है ये बेरोजगारी की दर दिखा रहा है। तो ये देखो बेरोजगारी की दर बढ़ रही, और अप्रैल में लगभग 23% बेरोजगारी पहुंच चुकी थी, और मई में भी लगभग 23% ही थी। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी घट गया क्योंकि लोग घर में बैठे हुए थे, और बहुत सारे लोग यहाँ फिर थे जो बोल रहे थे ना हमें अब जॉब चाहिए है, तो ना कर, इसलिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले ढूंढ रहे थे, अब नहीं ढूंढ रहे हैं, घर में बैठे, डर बहुत है बाहर जाएंगे तो ना वो जॉब में है, ना वो ना अवेलेबल है, ना ढूंढ रहे हैं। तो उससे क्या घट जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी करना चाहते हैं लेकिन उपलब्ध नहीं है, तो बेरोजगारी बढ़ गई। तो ऐसा उल्टा हो रहा है कि पार्टिसिपेशन रेट घट रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बहुत खराब स्थिति है देश की, बेरोजगारी की दर बढ़ रही है और जो लोग काम करना चाहते हैं वो घट रहे हैं। मतलब डर का माहौल, लोग घर बैठना चाह रहे हैं, और जो घर बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं उनको उपलब्ध नहीं है। तो ये जो है 2 महीने में बहुत खराब स्थिति हुई थी, अप्रैल और मई में। और जुलाई में लगभग फिर घट गया है अभी, और लगभग 7-7.5% तक का अनएम्प्लॉयमेंट वर्तमान में चल रहा है। और लेबर फोर्स जो है 40% के आसपास तक पहुंच गया है। कितने लोग एम्प्लॉयड हैं अभी वर्तमान में, तो ये संख्या भी बदलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे जुलाई में तो लगभग 39.2 करोड़ लोग जो है वो रोजगार में हैं। इसमें अगर हम ऐसे लोगों को ढूंढ दें जो जॉब सर्च कर रहे हैं, मतलब जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, LFPR बन जाएगा, हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बन जाएगा। क्योंकि ये लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, और कौन कौन से ढूंढ रहे हैं उनको जो जोड़ दें तो हमारा LFPR बन जाएगा। इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो लेटेस्ट डेटा आप लिख लेना, आपके लिए बहुत काम आएगा एग्जाम्स वगैरह में लिखने के लिए। अब बेरोजगारी के कारण आपको पता है क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी है, लार्ज पॉपुलेशन है, क्योंकि जितने नए जॉब जनरेट होते हैं वो कम है, और जो लोग डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में जॉब करने के लिए आ रहे हैं वो संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो हमेशा एक गैप बना रहता है, और पर्याप्त जो रोजगार के साधन है वो उपलब्ध नहीं होते हैं। इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट है इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है ना, तो अपर्याप्त राज्य समर्थन अनौपचारिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, प्रॉपर स्टेट सपोर्ट नहीं होता है राज्यों का। अभी आप देखेंगे कि देखो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वे करता है बेरोजगारी, एक तो NSSO है जो CSO के गाइडेंस में काम करता है, जो MOSPI के अंतर्गत आता है, केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत में। लेकिन NSSO कोई भी ऐसी रिपोर्ट देता है जो बताता है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, तो सरकार क्या करती है, सरकार ऐसी रिपोर्ट को बाहर ही नहीं लाती और उसको दबा देती है वहीं के वहीं। तो ऐसे क्षेत्र में जो वर्तमान में डेटा सारा आ रहा है वो CMIE के द्वारा आ रहा है। तो अब याद रखना CMIE क्या होता है, तो CMIE का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यह एक प्राइवेट बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी है, जो एक प्राइवेटली ओन्ड है, प्राइवेट बिजनेस इंफॉर्मेशन कंपनी, इसको CMIE कहते हैं। ये डेली, वीकली और ईयरली अपना डेटा लगातार देता रहता है, और सारे के सारे गरीबी, बेरोजगारी के जितने भी आंकड़े आप देखेंगे वर्तमान में सब लोग CMIE को ही फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि सरकारी कोई भी रिपोर्ट सरकार बहुत ही दबा देती है अगर वो सरकार के एजेंडा से मैच नहीं होती है। तो CMIE का डेटा को हम सब जगह उपयोग कर रहे हैं। तो सरकार के पास खुद की अपनी कोई रिपोर्ट नहीं है जो ये बताए कि क्या स्थिति चल रही है, तो उनको कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है कि बेरोजगारी की स्थिति क्या है या गरीबी की स्थिति क्या है। फिर आता है इररिलेवेंट एजुकेशन करिकुलम,
मतलब अप्रासंगिक शिक्षा पाठ्यक्रम, वही पाठ्यक्रम 10-10 साल पुराना बना हुआ है, वही लोग पढ़ रहे हैं। अब आप देखो कि देश दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी तरीके से बढ़ रही है कि प्रॉब्लम्स लगातार चेंज हो रही हैं और किताबों में सॉल्यूशन वही हैं 10 साल पुराने। तो 10 साल पुरानी किताबें पढ़ के आप आज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आज की समस्याओं के लिए आप तैयार नहीं हो पाओगे। वो किताब पढ़ के तो आप और पीछे चले जाओगे समय में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, तो इसलिए सरकार अब 2020 में लेके आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर बोल दिया है कि 11वीं-12वीं का पाठ्यक्रम लगभग एक जैसा कर देंगे हम, ठीक है ना। मतलब साइंस, बेसिक साइंस सबको पढ़ना होगा, चाहे आप आर्ट में हो चाहे कॉमर्स में हो, ठीक है ना। और बहुत सारी ग्रेडिंग वाला सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये सब जो है शिक्षा पाठ्यक्रम जो बहुत बड़ा कारण होता है। अगला होता है लो इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऐसा होता है जहां बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन भारत में जो है प्राथमिक क्षेत्र के बाद, मतलब कृषि के बाद विनिर्माण क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। सीधे हम विनिर्माण से छोड़ के हम कहाँ चले गए, सेवा क्षेत्र में चले गए। मतलब एग्रीकल्चर के बाद हमको विनिर्माण में आना था और हम फिर सेवा क्षेत्र डेवलप होता है। पूरी दुनिया में तो यही मॉडल लागू हुआ है कि पहले कृषि वहाँ डेवलप हुई है, फिर विनिर्माण डेवलप हुआ है, फिर सेवा क्षेत्र में हुआ है। लेकिन भारत में स्थिति बहुत गड़बड़ रही कि हम कृषि से सीधे सीधे सेवा में चले गए। तो विनिर्माण क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं, टेक्सटाइल की, लेदर की, फूड प्रोसेसिंग की, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। जबकि सेवा क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लोग रोजगार कर पाएँ। आप देखें कि कोई भी बैंक होते हैं जहाँ 10,000 की पॉपुलेशन है, वहाँ 10 या 15 लोग मिलकर बैंक चला लेते हैं। तो ऐसा जो होता है कि रोजगार के अवसर सेवा में हमेशा ही कम रहते हैं। वो प्रॉफिट बहुत है, वहाँ सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, लेकिन वो हमेशा से संख्या को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। अगला होता है लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि की बहुत बड़ी जनसंख्या है, हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो खेती करती है, जमीन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जमीन में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे खेत हैं जिनको हम छोटे और सीमांत किसान कहते हैं, मतलब लगभग 2 हेक्टेयर पे छोटे छोटे खेत हैं, ठीक है ना। और दूसरी बहुत बड़ी समस्या है कि उत्पादकता बहुत कम है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जैसे डेनमार्क जैसे देश हैं, हमसे 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को, जबकि इनका एरिया है लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है डेनमार्क का, और भारत का कितना, 32 लाख। और यहाँ पर देखें आप कि एक सीजन में खेती होती है, भारत में तो तीनों सीजन में खेती करते हैं, हर मौसम में कुछ ना कुछ उगाते हैं। यहाँ इतनी ठंड पड़ती है, एक सीजन में उगाते हैं, और अपना एक्सपोर्ट है लगभग $30 बिलियन और इनका है $90 बिलियन। अब आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी का कितना अंतर है। भारत में लगभग 1 हेक्टेयर पे 3,000 kg के जो है उत्पादकता होती है, 3,000 kg पर हेक्टेयर का एवरेज है भारत में खाद्यान्न का। जबकि अमेरिका में आप देखें यही चीज़ अब यूएसए में देखें तो वहाँ 9,000 रुपये आता है पर हेक्टेयर खाद्यान्न उगता है। तो भारत में 3,000 उगता है, यहाँ 9,000 उगता है। उतनी ही जमीन है, तो अगर वही जमीन पर जो आज खेती हो रही है तो उत्पादकता बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी, तो कितने ज़्यादा रोजगार के चांसेस अपने देश में मिल सकते हैं। रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स का मतलब यही है कि महिलाओं को रोजगार नहीं करने देंगे, उनको बाहर नहीं जाने देंगे, इसलिए बहुत कम परसेंटेज है जो आज रोजगार है। घर में लोग घर में ही रहने का काम करते हैं। ऑटोमेशन लगातार आ रहा है, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। जो लोग 10 लोग मिलकर काम करते थे, अब एक मशीन कर पा रही है। वैश्वीकरण का दौर है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर ली जाती हैं जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो आपके देश में जो चीज़ें बन रही हैं वो लोग उपयोग नहीं करेंगे, तो वो फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो कई बार आप टेक्नोलॉजी में कम्पीट नहीं कर पाते हो दुनिया से, तो भी आप क्या हो जाते हो, बेरोजगार हो जाते हो। निरक्षरता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो पढ़ना लिखना नहीं जानती, तो उससे क्या होता है 30% जनसंख्या ऐसी है, तो वो नौकरी करना भी चाहते हैं तो वो स्किल्ड जॉब नहीं कर पाएंगे। वो जहाँ अच्छी सैलरी मिले, कम घंटे काम करना पड़े, उनको वही मजदूरी वाले काम मिलेंगे जो बहुत मेहनत करवाते हैं और वही 400-500 रुपये दिन के मिलते हैं, ठीक है ना। तो भारत को जरूरत है कि लो स्किल्ड मतलब कम योग्यता के, कम इन्वेस्टमेंट के साथ जॉब के अवसर मिल पाएँ। इससे ही एक बड़ी संख्या जो है उसको आप जॉब दे पाएंगे, नहीं तो आप बड़ी संख्या को जॉब दे ही नहीं पाएंगे कभी। तो हमको चाहिए लो स्किल्ड, लो इन्वेस्टमेंट, लो टेक्नोलॉजी वाले कंपनियां बनानी है हमको, जहां बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना लगे, बहुत ज़्यादा योग्यता की जरूरत ना भी हो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट भी लगे, और इस तरीके से कंपनियां लगाएं जो बड़ी संख्या में जो बेरोजगार है उनको नौकरी मिल सके। इसके प्रभाव देखो क्या होते हैं, गरीबी बढ़ जाती है, अपराध में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी यंग पॉपुलेशन नशा या ड्रग्स करने लगती है, आत्महत्या करने लगती है। तो देश की जो यंग पॉपुलेशन, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसका नुकसान होता है। बहुत सारी कार्यबल अर्थव्यवस्था में कम भागीदारी होती है, लोग काम करने नहीं चाहते, घर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो बेरोजगारी 1% की वृद्धि
बढ़ती फिर GDP 2% घटती है। तो डेटा आप अच्छे से याद रखना कि 1% से यदि बेरोजगारी बढ़ती है तो अभी 7% से यदि बेरोजगारी 8% हो जाती है तो GDP जो है लगभग कुल GDP का लगभग 2% घट जाता है। ठीक है ना। सोशल इनइक्वालिटी जो है बढ़ जाती है, समानता बढ़ रही है, लोग नौकरी लोग नहीं कर रहे हैं तो आप आगे नहीं आ पाओगे, तो आप ना एजुकेशन दे पाओगे आने वाले जनरेशन को, ना स्वास्थ्य दे पाओगे, तो आप भी पीछे थे, वो जनरेशन भी पीछे हो जाएगी। तो ये प्रभाव लगातार बढ़ते रहते हैं। सरकारी प्रयास भी बहुत सारे हुए हैं इसको ठीक करने के, जैसे कि मनरेगा है 2005 में लाया गया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें 100 दिन के रोजगार के लिए सरकार गारंटी देती है, ग्राम पंचायतों को बोलती है कि आप पंचायतों में काम कराओ और इनके आधार कार्ड के द्वारा DBT ट्रांसफर जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर से 100 रुपये दिन के 100 कुल दिन एक साल में उनको रोजगार हम देंगे। इसमें जो है कितनी सैलरी दी जाती है लगभग अलग अलग है हर राज्यों में। मध्य प्रदेश में लगभग 176 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाते हैं। कुछ कुछ राज्यों में जैसे केरला है वहाँ लगभग 400 रुपये तक भी दिए जाते हैं। तो राज्य कितना दिया जाता है ये वेरी करता है। एक होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, तो आपको पता है जो स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत ये चलाया गया था प्रधानमंत्री किशोर विज्ञान योजना। इसमें जो है उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको इंडस्ट्री में काम करना है, सपोज आपको ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में काम करना है या आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में काम करते हैं, तो उस फील्ड से रिलेटेड स्पेसिफिक डिप्लोमा सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग दी जाती है 6 महीने 1 साल के लिए कि आप वो जाके फिर वो काम कर सकते हो। स्टार्टअप इंडिया लाइक 2016 में, ऐसी स्टैंड अप इंडिया भी आया था 2016 में। स्टैंड अप इंडिया जो था SC ST के लोगों के लिए था। ठीक है ना। इसमें जो है टेक सपोर्ट के साथ साथ आपको वो एनवायरनमेंट दिया जाता है कि आप इंडस्ट्रीज आप खुद का अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। एक और लाया गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन 2014 में, ये स्किल इंडिया के बारे में बात कर चुके हैं पहले। ठीक है ना। तो ये एक मिशन के रूप में स्टार्ट किया गया था, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। इसके अंदर में देखो स्किल इंडिया मिशन भी था, स्टैंड अप इंडिया था, कौशल विकास योजना भी थी। ठीक है ना, ये सब था। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आपको पता है 2015 में स्टार्ट किए गए थे। लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन इसमें सरकार देती है अगर आप अपना खुद का कुछ नॉन कॉर्पोरेट नॉन एग्रीकल्चरल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप। ठीक है, 10 लाख रुपए तक का लोन देती है जो 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। आपने नाम सुना हो तो एक होता है शिशु, एक होता है किशोर, एक होता है तरुण। ये 3 कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं आपको 10 लाख रुपए के लिए, ताकि आप खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। सपोज आपको सिलाई मशीन खरीदनी है या फिर आप कोई भी आटा पीसने की मशीन खरीदना चाहते हो या फिर कोई सी पापड़ बनाने की मशीन खरीदनी है, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए आपको सरकार लोन देती है और ये स्टेप्स लिए जाते हैं। तो आगे की राह क्या है, आप कैसे बेरोजगारी के लिए सरकार देश को हैंडल करना चाहिए इस मुद्दे को। तो देखिए, ऐसे सारे सेक्टर में इन्वेस्ट करो और फोकस करो जब बहुत ज़्यादा जॉब के अवसर पैदा होते हैं, जैसे कि टेक्सटाइल है, कपड़ा है, फूड प्रोसेसिंग है, लेदर है, फुटवेयर है, लेदर वगैरह, टेक्सटाइल वगैरह में कपड़ा में बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। फूड प्रोसेसिंग में इसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है, विकेंद्रीकृत छोटी छोटी लोग अपनी अपनी फैक्ट्रीज डाल सकते हैं, चिप्स बनाने की, स्नैक्स बनाने की, पापड़ बनाने की। ठीक है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, टमाटर से सॉस बनाने की, मिर्ची वगैरह से जो सॉस बनते हैं वो सब बनाने की। इससे क्या होगा कि डिसेंट्रलाइजेशन होगा और लोगों को अपने क्षेत्र के आसपास ही जॉब उपलब्ध होगा। तो ऐसे क्षेत्रों को फोकस करो आप बहुत ज़्यादा सर्विसेज पर ध्यान दोगे तो सर्विस ग्रो होगा, लेकिन रोजगार वहाँ पैदा नहीं होते हैं। अगला होता है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स लाइक हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ में आप सरकारी निवेश बढ़ाओ, एजुकेशन में बढ़ाओ, पुलिस में बढ़ाओ। तो हेल्थ में जैसे कि सरकार ने आयुष्मान भारत स्टार्ट किया, तो उनने बोला कि हम क्या करेंगे, हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलेंगे। सेंटर्स खोलेंगे तो वहाँ लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो वहाँ भर्तियाँ होंगी, फिर तो रोजगार में लोगों को मिलेगा। एजुकेशन में लगातार वैकेंसी बनी रहती है हर लेवल पर, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन हो, चाहे कॉलेजेस हो, सब जगह वैकेंसी बनी रहती है। और मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत ही खराब रही है एजुकेशन में, लोग बहुत सारे लोग यहाँ संविदा में ही काम कर रहे हैं 20-20 साल से, जिनको पक्का नहीं किया गया। तो ऐसे लोग जो हैं उनको सैलरी आधी मिलती है तो वो फिर काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसे बेरोजगारी इस कारणों से भी बनी रहती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और पुलिस में। अगला है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है, तो एक जगह ना बना के, क्योंकि लोग फिर वहाँ जाना, माइग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसकी जो एक्टिविटीज हैं आप कोशिश करो कि इसे गाड़ी के पार्ट्स बनते हैं तो उसको आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, ताकि सब जगह के लोगों को रोजगार मिले। ये तो एग्जांपल से बताया, कोई भी चीज़ हो, कोई सी भी इंडस्ट्री बन रही हो, एक जगह लगाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत दूरी के कारण भी नहीं आते हैं। ठीक है ना, तो इस कारण से भी लोगों को बेरोजगार बने रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, तो ग्रामीण क्षेत्रों पर जो जो भी सुविधाएं दे सकते हो आप उन डेवलपमेंट करो, वहाँ
निर्माण करोगे, रोड बनेंगी, अस्पतालें बनेंगी, स्कूल खुलेंगे, तो वहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त करेगा। देश में बहुत सारी युवा पॉपुलेशन ऐसी है जो इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाना चाहती है, मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें आप इलॉन मस्क को देखें तो वो हर स्टेप पे इतना रिस्क लेते हैं कि जो है सब लगा देते हैं। इसको एनिमल स्पिरिट कहा जाता है कि आप कोई नया इनोवेटिव चीज़ करने के लिए बिल्कुल एनिमल स्पिरिट रखते हैं कि सर लगा देंगे उसको, चाहे जीतें चाहे हारें। तो इस प्रकार की भावना नहीं होती है। बहुत ज़्यादा लोग जॉब सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो भाई एक फिक्स सैलरी मिलती रहे हमको ज़िंदगी भर, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो ये नहीं चाहते कि या तो हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं या बहुत ही पीछे रह जाएं, क्योंकि अपने देश में फेलियर्स को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, फेलियर्स को बहुत बुरा देखा जाता है। समाज में लोग ताने मारते हैं कि देखो कोशिश की थी, फेल हो गया। जबकि अमेरिका तरफ देखें आप तो वहाँ फेलियर्स को लोग वर्शिप करते हैं, वो बुरा नहीं देखते कि आप फेल हो गए बिजनेस में। तो उद्यमशीलता जो है बहुत ज़रूरी है, महिलाओं की भागीदारी देखी जाए। और एक ये बहुत अच्छा सुझाव है कि देश को अपनी खुद ये राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की जरूरत है। जैसे कि आपने एजुकेशन पॉलिसी बनाई, वैसे ही एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आप एक ड्राफ्ट करें, जिसमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप लाएं, जिसमें आप पूरे एजुकेशन को और स्किल को अलाइन करें एक साथ में, और जो रिक्वायरमेंट है जॉब की उसके साथ एक सीधा पैसेज बने कि जो रिक्वायरमेंट है वो एजुकेशन स्किल्स आपको दी जा रही है उस शिक्षा के माध्यम से, और सीधा आप जो है आपको वो जॉब मिल पा रही है। जैसे सरकार ने, आपको पता हो कि एक RPL डिप्लोमा सरकार देती है। वो RPL का मतलब होता है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, मतलब आपने जो सीखा है सरकार उसकी ट्रेनिंग देगी और छोटा सा एग्जाम लेके आपको बता देगी कि हाँ, सपोज मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की आपने, मान लो, ठीक है ना, लेकिन आप डिग्री करके निकलते हो, आपको पता है आपको क्या आता है, मैकेनिकल में कुछ नहीं आता आपको, तो सरकार बोलेगी अच्छा हमारे पास हम कुछ बेसिक चीजें आपको सिखा देंगे और आपका एग्जाम लेंगे और आपको डिप्लोमा दे देंगे कि हाँ, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, इनने जो सीखा है इनको वो आता है। तो ये RPL डिप्लोमा जो है किसी भी इंडस्ट्री में जाके आप दिखा सकते हैं, क्योंकि अब ये सरकार द्वारा अप्रूव हो गया है कि आपको हाँ वो चीज आती है। लेबर लॉज को रिफॉर्म करने की बहुत सारी जरूरत है आपको, क्योंकि देश में अभी भी लेबर्स की जो संस्थाएं होती हैं प्रोफेशनल नहीं है। विदेशी कंपनी कोई कंपनी खोलना चाहती है, वो चाहती है कि लेबर्स जो है एक फिक्स कानून की तरफ बात माने। ऐसा ना हो कि हमने कोई फ्रंट डाल दिया, 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर दिया और मजदूर अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चलेगा और मेरा नुकसान हो रहा है। तो लेबर लॉज जो है ऐसे होने चाहिए, उनका शोषण भी ना हो, और जो रोजगार में जो पैसा लगा रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको भी ना नुकसान हो। तो श्रम कानून जो है हमेशा बदलते रहते हैं और सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। तो ये सारे एस्पेक्ट बेरोजगारी के हमने कवर किए यहाँ पर। मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कुछ आप नया सीखने मिले तो आप जरूर बताएं, हमको भी शेयर करें, कमेंट के साथ अपना फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। आप पूरा नोट्स अपने तैयार रखें और इस टाइप के आंसर्स लगातार आते रहते हैं, उनको लिखने की कोशिश करें। मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके अपना फीडबैक देना। आप चैनल को कमेंट और सब्सक्राइब करके शेयर करना दूसरों के साथ। और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ऑल द बेस्ट।